Good morning, good morning, good morning, or good morning. Very, very good morning. Good morning, good morning, good morning. तो हम पढ़ रहे थे फलन, और फलन में हम प्रांत और परिसर पढ़ रहे थे। प्रांत और परिसर जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे। है ना, प्रांत और परिसर। और प्रांत परिसर में हम पहुंच गए थे, क्वेश्चन नंबर 39 था हमारा लास्ट, है ना, 39। लास्ट 39 क्वेश्चन जो हमने पूरा किया था। ठीक है, एक इससे पहले भी क्वेश्चन था जो कि बाकी पड़ा था, ये रहा 38। इसको हमने किया नहीं था, चलो पहले इसको भी कर लेते हैं। 38 को भी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा क्वेश्चन 38। इसमें आपको बताना है द रेंज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। तो वैसे ही करना है जैसे कि आपने पहले किया है, सेम वही। बराबर में y मानो, बराबर में y मानो, द्विघात समीकरण बन रही है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा और आपका y का मान मिल जाएगा। कि इसका परिसर क्या क्या होगा, तो x प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर और आगे है माइनस 8x माइनस 4। माना इससे जो भी आंसर आएगा वो y होगा, इससे y आएगा। ठीक है, और हमें देखना है कि कौन कौन से y के लिए x का मान वास्तविक है। तो वज्र गुणा करने पर वाई एक्स स्क्वायर माइनस 8y(x) माइनस 4y, पदों को एक तरफ कर दो। वाई एक्स स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1 x कॉमन माइनस 4y माइनस 2। ये द्विघात समीकरण बन गई। जब तक द्विघात समीकरण बनती है ये तरीका आप लगा सकते हो, जब तक द्विघात बनती है तब तक आप ये वाला तरीका लगा सकते हो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब द्विघात समीकरण बननी बंद हो जाएगी तब कुछ और ट्राई करेंगे। 8y प्लस 1, ये आपका b हो गया, b का स्क्वायर माइनस 4a का मान y, c का मान आपका माइनस 4y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ब्रैकेट्स खोल लो। 8 बटे 64y स्क्वायर, 64y स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16y प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 16y स्क्वायर प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 16y स्क्वायर प्लस 8y, तो 64 और 16 मिला के 80y स्क्वायर, 80y स्क्वायर और 16 और 8 24, 24y प्लस 1 ग्रेटर देन 0। गुणनखंड हो जाएंगे 20 और 4, 20 और 4। बीस और 4 हो जाएंगे, तो एक आ जाएगा 20y प्लस 1 और एक आ जाएगा 4y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो y के दो मान आ गए, y बराबर माइनस का 1/20
y का मान -1/4, -1/20 और -1/4। हाँ, अगला टॉपिक जो फंक्शन के बाद होगा, समुच्चय होगा, संबंध हो चुका, समुच्चय, संबंध, फलन, फिर इसके बाद सीमा चलेगा, सीमा और अवकलनीयता। सीमा, सातत्य, ये दोनों साथ चलेंगे, फिर अवकलनीयता आ जाएगी, फिर समाकलन आ जाएगा। फिर इस चेन को इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे कि समाकलन तक हम सीधा पहुंचेंगे एक बार। ठीक है, तो ये आपका मान आ गया, लाइन खींच के पता कर लो। ये आपकी लाइन -1/20, -1/4, इनके बीच में माइनस, इनके बीच में प्लस। आपको प्लस वाला चाहिए तो माइनस अनंत से लेकर -1/20 तक, जिसमें ये शामिल है। लेकिन देख लेना, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना y का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा, 0 नहीं आया, ठीक है। 0 इसमें से हमें ये देखो कितना हुआ, माइनस अनंत से लेकर -20, -1/20 पहले आएगा, -1/4 पहले आएगा, ये हो गया 0.25, क्योंकि इनमें माइनस वालों में दिक्कत भी तो रहती है ना। कौन सा पहले आएगा? माइनस माइनस वालों में क्या, हम प्लस वालों के हिसाब से कई बार कर बैठते हैं, बाद में पता चलता है माइनस वाले थे, माइनस वाले उल्टे चलते हैं। तो ये पहले कौन आएगा, -1/20 पहले आएगा या -1/4 पहले आएगा? -1/20 होगा 0 पॉइंट, मतलब ये पहले आएगा। अच्छा, ये पहले आएगा, -1/4 बाद में आएगा। देखिए माइनस वालों की जो है ना, उल्टा चलने की वजह से ये गड़बड़ हो जाती है। माइनस वाले उल्टे चलते हैं, इनके उल्टा चलना परेशान करता है ना। प्लस में तो सीधे दिखाई देते हैं, माइनस में इनको उल्टा देखना होता है। तो ये होता है हमारा लगभग हो जाएगा माइनस का 0.25, और ये हमारा हो जाएगा 0.1 में हो जाएगा माइनस का 0.5, और ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। तो -1/20 यहाँ आएगा, और -1/4 यहाँ आएगा, है ना। तो थोड़ा सा ठीक कर लेना इसको, और ये आंसर आपका बी आ जाएगा। ठीक है ना। सही है, ठीक है। हाँ नहीं, वो थोड़ा ध्यान रख लेना, बस आप लोगों को पता तो है ही, और थोड़ा सा मान जब माइनस की चीजें हो तो थोड़ा सा सॉल्व करते टाइम पे सावधान हो जाइएगा बस। माइनस में थोड़ा सा अलग तरीके से बनते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 40। इस बार लोग भी है आपके पास, लोग है 3x² - 4x + 5 है। ठीक है ना, ज्यादा सवाल मत निकालिएगा, इन्हीं सवालों को बार बार निकालिएगा, है ना। ज्यादा सवाल मत निकालिएगा, इन्हीं सवालों को बार बार निकालिएगा, बार बार निकालिएगा। ज्यादा सवाल निकालने से अच्छा होता है कम सवालों को ज्यादा बार निकालना। तो यही सवाल जो अभी हम कर रहे हैं, और बहुत हो रहे हैं ऑलरेडी, बहुत है। अगर आप जाके देखेंगे जो लेक्चर हैं उनमें देखेंगे, जो फाउंडेशन वाले हैं उनको तो आप छोड़ दो, चलो उनको भी काउंट मत करो, सिर्फ कंपटीशन लेवल वालों को भी अगर आप काउंट करते हो तो लगभग 101 वहां कराए होंगे, 101 अभी करवा दूंगा, कितने हो जाएंगे 200। 200 ये हो गए, शीट निकालोगे 100 150 की शीट होगी, या 200 की शीट होगी 400। अब 400 क्वेश्चन एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि 400 एक बार थोड़ी निकालने हैं, 400 को 2-3 बार निकालना है, तो वो तो 1200 हो गए। 400 को भी एक बार थोड़ी निकालना है, 3 बार निकालना है, तो वो 1200 का काम करेंगे। तो 1200 क्वेश्चन एक टॉपिक पे, वो अपने आप में बहुत है। तो ज्यादा इधर उधर मत भटकना, जितने सवाल आपको दिए गए उन्हीं को बार बार निकालो, ताकि दिमाग में वो चीजें टिकनी शुरू हो जाए और समय पे याद आ जाए, समय पे चीजें याद आती रहे बस। सवाल अच्छे खासे हैं, है ना, भयंकर लेवल है, आप लोग देख रहे हैं सवालों का लेवल किसी का भी कम नहीं है। पेपर इनसे नीचे ही चलेगा, इनसे ऊपर नहीं जाएगा, कुछ भी कर ले इनसे बाहर पेपर नहीं आएगा। ग्रुप थ्योरी अभी आप लोग ने पढ़ी है, अब जो ग्रुप थ्योरी में हमने पढ़ा है और जो अभी चल रहा है यूट्यूब पे, सारा मिला के जो आप ग्रुप थ्योरी को लेंगे, मजाल है ग्रुप थ्योरी में उससे बाहर कुछ आ जाए, उससे बाहर कुछ आ जाए, उसके अंदर अंदर ही सब कुछ आएगा, बाहर कुछ भी नहीं आएगा।
ग्रुप थ्योरी आप लोगों ने पढ़ ही ली, देख ही ली, अब यूट्यूब पे भी चल रही है, सारी टोटल मिला लो, सारी ग्रुप थ्योरी पढ़ने के बाद मजा लो उससे बाहर आ जाए, कुछ भी नहीं आएगा, सब उसके भीतर भीतर ही चलेगा। बस वो है कि सवाल आ जाएगा पेपर में, आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा, ये बड़ी बात है। और ये याद तब रहेगा जब आप दोहराएंगे। तो आप बार बार उन्हीं चीजों को दोहराइए, फालतू की नई चीजों के पीछे मत भागना, ठीक है ना। तो इसको भी बराबर में y मानो। आप अपनी तरफ से और कुछ मत लाना, बस, है ना, आप अपनी तरफ से कुछ मत लाना, जितना दिया है बस उसी को निकालो। कम पढ़ेंगे मैं और दे दूंगा, कम पढ़ेंगे मैं और दे दूंगा। कम पहली बात तो पढ़ने ही नहीं है, ज्यादा ही पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी किसी को लगे कि कम पढ़ रहे हैं तो चिंता ना करो, और दे दूंगा। आज या कल में टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, वहां पे आपको डेली और सवाल मिल जाएंगे करने के लिए। ये हो गया ई की पावर वाई, ठीक है। अब पदों को एक तरफ कर लो, जब तक द्विघात समीकरण बन रही है मजे ही मजे हैं। जब तक द्विघात समीकरण बन रही है, ये ए, ये सी, बी का मान रख दो यहाँ पे, और 0। ये इधर आ जाएगा कितना, 4 44, 44/12, 3 पे काटोगे तो 11, 11/4। दोनों तरफ वह लोग लेने पर जिसका बेस ई हो, ई बेस वाला लोग लेने पर। और बेस ई है मतलब एक से बड़ा है, एक से बड़ा है तो बड़ा बड़ा रह जाएगा, छोटा छोटा रह जाएगा, बड़ा बड़ा रह जाएगा, छोटा छोटा रह जाएगा। अच्छा 4 पे काटेगा 3। लोग 11/3 से लेकर अनंत तक, 11/3 लोग 11/3 से लेकर अनंत तक। तो ये वो सारे सवाल थे जिसमें द्विघात का मजा आ रहा था, है ना, द्विघात का आनंद ले रहे थे। लेकिन हर सवाल द्विघात का होगा ऐसा जरूरी नहीं, कई सवाल ऐसे भी होंगे जो द्विघात से बाहर होंगे। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई परेशानी है, यहाँ कोई परेशानी है आपको, सब सही है, सब सही है यहाँ तक, ठीक है चलो अगला। अब देखो, अब आपके द्विघात वाला गया हाथ से, अब द्विघात वाला नहीं है। अब इन सवालों को दूसरा हथियार यूज करना पड़ेगा, अब इनके लिए दूसरा हथियार यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब द्विघात नहीं है। अब आप वाई मान भी लो तो कोई फायदा नहीं है, क्या करोगे अब, वाई मान के भी क्या करोगे। तो अब इन सवालों को टैकल करने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके की चीज यूज करेंगे, अलग अलग अस्त्र यूज करेंगे, कभी कोई सा कोई कभी। इसमें एक कमाल की चीज है, इसमें एक कमाल की चीज है, वो है कॉस, टेन, कोट। इनके बारे में हमें पहले से प्री जानकारी है, पहले से ही हमें इनके बारे में कुछ जानकारी है। जैसे को स्क्वायर है, को स्क्वायर के बारे में आप एक बात जानते हैं कि को स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होता है, को स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होता है। बस हम इसी को पकड़ लेंगे, हम इसी को पकड़ लेंगे। देखो हम जानते हैं कि चाहे x कुछ भी हो,
चाहे x कुछ भी हो, cos स्क्वायर हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। आएगा नहीं आएगा? cos नहीं है, cos स्क्वायर है। cos नहीं है, cos स्क्वायर है, ना कि cos है, cos स्क्वायर है। cos स्क्वायर 0 और 1 के बीच में, माइनस तो आ ही नहीं सकता, स्क्वायर है इसलिए, तो 0 और 1 के बीच में होगा, ये बात हम जानते हैं। दोनों तरफ π/4 से गुणा करने पर, दोनों तरफ π/4 से गुणा करने पर, तो π/4 से गुणा करते ये 0, और मैं प्लस की संख्या से गुणा कर रहा हूं, π/4 प्लस का है, और मेरी असमीका का नियम कहता है कि प्लस से गुणा करने पर बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। तो ये मेरा सेकंड काम हो गया। अब जाके थोड़ा सा यहां जाके मुझे धीमा होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब सेक लेना है, सेक लेना है। तो सेक का क्या इफेक्ट पड़ता है, सेक का इफेक्ट क्या पड़ता है? पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि सेक का इफेक्ट कहां से कहां तक देखना है। 0 से लेकर π/4 तक सेक जो होता है वो क्या करता है? 0 से लेकर π/4 तक क्या सेक बड़े को बड़ा रखता है या बड़े को छोटा कर देता है? एक चीज करता होगा, या तो बड़े को बड़ा करता होगा या छोटा करता होगा, क्या करता होगा? तो सेक का डायग्राम अगर हम देखें, जो स्टैंडर्ड वाले ग्राफ मैंने पढ़ाए थे, उनमें अगर आप सेक वाले डायग्राम को देखें तो सेक का डायग्राम ऐसा होता है, याद आ रहा है? ये डायग्राम होता है सेक का डायग्राम, ये होता है यूं, है ना, इस तरीके से बनते चले जाते हैं, याद आ रहा है? इस तरीके का सेक का डायग्राम होता है। तो 0 से π/4 तक, अगर हम 0 से π/4 तक का अध्ययन करें, ये रहा 0 और यहां कहीं होगा π/4, 0 से π/4 तक अध्ययन करें तो ये दिखाता है कि ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, मतलब बड़े पे बड़ा मान दे रहा है, छोटे पे छोटा मान दे रहा है, बड़े पे बड़ा मान दे रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, इसका मतलब बड़े पे बड़ा मान है, छोटे पे छोटा मान है। जब कोई फलन वर्धमान होता है, इसे वर्धमान कहते हैं। वर्धमान फलन वो होते हैं जो बड़े बिंदु पे बड़ा मान देते हैं, क्योंकि बढ़ेगा तो आपका डायग्राम ऐसा होगा, ये देखो ये वर्धमान है। वर्धमान में क्या होता है कि अगर आपका x बड़ा है तो x1 बड़ा है, तो उस पर आपका जो आंसर है बड़े x के ऊपर, अगर x का मान बड़ा ले रहे हो तो आपका फलन का मान भी बड़ा आ रहा है, यानी बड़े पे बड़ा मान आता है। तो जो फलन वर्धमान होता है वो बड़े पे बड़ा मान और छोटे पे छोटा मान, मतलब वो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहता है मान लेने के बाद भी, मान लेने के बाद भी बड़ा बड़ा रहता है, छोटा छोटा रहता है। जबकि हाशमान फलनों में उल्टा होता है, जब कोई फलन गिर रहा हो जैसे ये, इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा होगा, x1 बड़ा है, x1 छोटा है, छोटे पे बड़ा मान आ रहा है देखो, और बड़े पे x2 बड़ा है, बड़े पे छोटा आ रहा है। तो इसमें आपका चिन्ह बदल जाएगा, इसमें आपका चिन्ह बदल जाएगा, जो भी असमीका का चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो देखो आपका फलन वर्धमान है या हाशमान है, वो जिस रेंज में आप बात कर रहे हो, जिस रेंज में बात कर रहे हो उस रेंज में देखो कि वहां वर्धमान है या हाशमान है। तो हमारा सेक वर्धमान है, वर्धमान है तो जो बड़ा है सो बड़ा रह जाएगा, जो छोटा है सो छोटा रह जाएगा। सेक लेने पर, सब पे सेक लेने पर, और चिन्ह एज इट इज कंटिन्यू हो गया, बड़े के चिन्ह बड़े रह गए, छोटे के चिन्ह छोटे हो गए, मतलब नो चेंज। बात समझ में आई है भाई? अगर बराबर का चिन्ह होता तो हम दोनों तरफ सेक लेते, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बना रहता है। लेकिन असमीका का चिन्ह है, असमीका का चिन्ह देखना होता है कि ये बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। हम सेक ले रहे हैं, सेक लेने के बाद क्या सेक बड़े पर बड़ा देता है, बड़े पे बड़ा मान देता है, तब तो ये चिन्ह जैसे हैं वैसे बने रह जाएंगे। लेकिन कई फलन होते हैं उल्टा काम करते हैं, जैसे कोस, कोस को देखिए, कोस क्या करता है, बड़े पे छोटा मान देता है, बड़े पे छोटा मान देता है। कोस को देखिए, कोस क्या करता है, कॉस में क्या है, 60 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, 60 डिग्री पे ज्यादा मान आ रहा है, 90 डिग्री पे कम मान आ रहा है। तो अगर हमने कॉस लिया होता तो असमीका का चिन्ह पलट जाता, क्योंकि कॉस क्या करता है, बड़े को छोटा कर देता है, छोटे को बड़ा कर देता है, उल्टा कर देता है। लेकिन जो सेक है, और जहां तक हम बात करें 0 से 45 डिग्री तक, तो 0 से 45 डिग्री तक कॉस बड़े पे बड़ा दे रहा है, मतलब वो चिन्ह को मेंटेन रखता है, बड़े को बड़ा ही रखता है ना, बड़े को बड़ा ही रखता है। तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि आप जो भी ले रहे हैं वो कैसा बिहेव करता है। अगर हम कोस ले रहे होते, अगर हम इस तरफ कोस ले रहे होते तो ये चिन्ह उल्टे हो जाते, कोस लेते ये चिन्ह पलट जाते, क्योंकि कोस उल्टा बिहेव करता है, छोटे को बड़ा कर देता है, बड़े को छोटा कर देता है। अच्छा, अब ये हमारा फलन आ गया,
हमारा सवाल आ गया, मतलब एफ एक्स आ गया, ये एफ एक्स आ गया। सेक 0 का मान हो गया 1, ये एफ एक्स। सेक पाई बाई 4 अंडर रूट 2, इसका मतलब फलन का मान 1 से लेकर अंडर रूट 2 तक होगा। फलन का मान 1 से लेकर अंडर रूट 2 तक होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखा क्या गजब तरीका यूज किया है हमने। इस बार वो वाला नहीं लगने वाला था, इस बार कुछ नया लगने वाला था। इस बार हमारा वो वाला तरीका काम नहीं करने वाला था जो वर्ग वाला था, स्क्वायर वाला था, द्विघात वाला था। द्विघात वाला द्विघात में था, अब इसमें नहीं काम किया, कोई बात नहीं, कुछ और काम किया, है ना। बंधी हुई थोड़ी है गणित कि एक ही सवाल एक ही तरीके से पूरी गणित हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, ये तो आप भी जानते हैं। तो वो सवाल उस तरीके से हैंडल हो रहे थे, जहां पे भी द्विघात दिखता है वहां पे वो वाला लगा देना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 वाला। और वहां जहां वो ना बैठे, कोई ऐसे कवर होता हो, ऐसे कवर कर लो। और ट्रिक देखो, मैंने तो ट्रिक देखो कितना बढ़िया तरीके से हमने हैंडल किया है। और इंटरेस्टिंग बात है कि सेक को जब लिया तो इतना सोच विचार किस बात का किया, सेक लेती टाइम पे इतना सोच विचार क्यों किया, क्योंकि हमें ये देखना था कि सेक की प्रवृत्ति क्या है, जो सेक है जो हम लेने वाले हैं उसकी प्रवृत्ति क्या है, वो लेने के बाद बड़ा बड़ा रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। बड़ा बड़ा रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे सरकार जाने के बाद आप चिंता करते हो कि सरकार नहीं आएगी, वो क्या करेगी, वो वही रखेगी या उसे हटा के नया लाएगी। बस वही है, सेक ले रहे हो तो सेक के जो प्रभाव है उनका अध्ययन करना पड़ेगा कि सेक क्या करेगा, सेक क्या हलचल पैदा करेगा। तो जवाब है सेक कोई हलचल पैदा नहीं कर रहा, बड़े को बड़ा रखेगा, जैसा है वैसा ही रखेगा। तो बढ़िया काम हो गया। क्लियर है, आया समझ में, समझ में आया। ठीक है, हाँ या ना, ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5x बराबर a की पावर x है, 5x a की पावर x है। बताइए कि 5p की पावर 3 करने पर क्या आएगा, ये किसके इक्वल होगा, यह किसके इक्वल होगा। 5x जो है वो a की पावर x के बराबर है, फलन है। 5x जो है वो a की पावर x फलन है। 5p की क्यूब करें तो ये इनमें से किसके बराबर होगा, यह इनमें से किसके बराबर होगा। इनमें से किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए, ठीक है। आ जाओ, देखो पहले तो उसको निकाल लेते हैं, पहले तो इसे निकाल लेते हैं। 5p, 5p हमें दिया गया कि जो भी x होगा वो x a के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर p। फिर क्वेश्चन कहता है इस पे 3 पावर कर दो, इस पे 3 पावर कर दो, तो a की पावर p पे 3 पावर कर दी, तो ये आपका a की पावर 3p हो गया। तो अगर आप यहां देखें तो a पर 3p है, अगर a ऑप्शन को देखें तो a ऑप्शन हमें क्या देगा, a ऑप्शन देगा हमें 5 3p। 5 3p का मतलब है x की जगह 3p रखो, तो ये a की पावर 3p आ जाएगा जो कि बराबर है, इसलिए 5p की क्यूब बराबर होगा 5 3p। इस फंक्शन में पावर करना, फंक्शन की पावर करना p को 3 से गुणा करने के बराबर है ना। कमाल की बात है, इसको सिर्फ सॉल्यूशन ना देखो,
इसकी पावर देखो, इस फंक्शन में क्या पावर है, इस फंक्शन में पावर ये है कि ये फंक्शन इतना कमाल है कि किसी फंक्शन पे मान निकाल कर 3 पावर करो या जो p की वैल्यू है उसको 3 गुना कर दो, बराबर बात है। फंक्शन का मान निकाल कर, ये जो a की पावर x होते हैं चरघातांकी फलन, इनमें ये कमाल होता है कि अगर आप 3 पावर करें, आप 3 पावर करें, फलन का मान निकालिए किसी बिंदु पे और उसको 3 पावर कर रहे हैं, बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि जो p है, जो आपका x है, उसको 3 गुना कर दो। x को 3 गुना करने से आपको 3 पावर का फल मिल जाएगा, है ना। कई बार कहते हैं ना इतना कर दो तो आपको ये फल मिल जाएगा, है ना, बताते ना बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बताए कि ये करोगे तो आपको ये पुण्य मिल जाएगा, वो पुण्य मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पे अगर आपको 3 पावर का पुण्य चाहिए तो आप p को 3 गुना कर दो, p को 3 गुना करते ही आपको 3 पावर का पुण्य मिल जाएगा, अगर फलन जो है वो ध्यान देने जो फलन है वो इस तरीके का है। तो अगला सवाल, एफ एक्स बराबर एक्स बटा एक्स माइनस 1, एफ ए बटा एफ ए प्लस 1 बताइए इनमें से कौन सा होगा। है ना, तो भगवान ने पुण्य देने के लिए कोई फलन तो बना ही रखा होगा कि फलन किस तरीके से पुण्य देगा, है ना। सोचो भाई, हम भी ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, अगर हमारी दुनिया ऑटोमेशन पे जा रही है, हम चीजों को ऑटोमेटिक कर रहे हैं, तो भगवान ने भी तो चीजें ऑटोमेटिक कर रखी होगी। भगवान बैठ के थोड़ी चेक कर रहे होंगे कि कौन क्या कर रहा है, किसको क्या फल देना है, किसको कितना फल देना है ना। ऐसे थोड़ी बैठे हैं, चलो सिंहासन पे बैठे, जो धारावाहिकों में दिखाते हैं कि भगवान बैठे हैं सबको देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी करते होंगे। सब सिस्टम को ऑटोमेटिक कर रखा होगा, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, अपने आप कर्म देखते होंगे, उसके अकॉर्डिंग मशीन अपने आप ही फल तैयार कर देती होगी, पहुंचा देती होगी। हाँ, कभी मशीन खराब होती होगी तो भगवान आ जाते होंगे। एफ एक्स बराबर एक्स बटा एक्स माइनस 1, एफ ए बटा एफ ए प्लस 1, तो क्या होगा, इसमें आप ऊपर एफ ए निकालेंगे, एफ ए, ये हो जाएगा ए बटा ए माइनस 1, फिर x की जगह a प्लस 1 रखने पर एक बार a रख दिया और एक बार a प्लस 1 रख दिया, और ये हो गया आपका a स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस 1। और ये देख सकते हो ये तब बन जाएगा जब x की जगह a स्क्वायर रख दें f में, f में अगर a स्क्वायर रख दें तो यही आ जाएगा। नहीं, हम AI यूज कर रहे हैं तो भगवान तो हमसे एडवांस है, वो ऐसे थोड़ी बैठ के खुद देख रहे होंगे, है ना, मैनुअली थोड़ी काम करते होंगे। ईश्वर मैनुअली काम थोड़ी करता होगा, उसने भी तो ऑटोमेशन कर रखा होगा कि भाई ठीक है, अपने आप ही नियम सेट कर दिए, इसके हिसाब से जो व्यक्ति ऐसा ऐसा काम करे उसको ऐसा ऐसा फल दे देना है। एफ एक्स बराबर है log 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस, हाँ, तो इसमें क्या करना है, एक्स की जगह आपको रखना है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे ले जाके आप अपने फंक्शन में डाल दो, फंक्शन में गए
और x की जगह 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने पुट कर दिया, तो ये हो गया log 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर लघुत्तम ले लो, ये 1 प्लस एक्स, ये 1 माइनस एक्स ऊपर वाला, और नीचे वाला 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बन गया, 2 पावर आगे आ गई, तो आपका वही फंक्शन आ गया क्या, सेम आ गया, बिल्कुल सेम आ गया, दुगना होके आ गया 2f(x), सेम फंक्शन आ गया, दुगना होके आ गया 2f(x), स्क्वायर कैसे आया, 2f(x) आया ना, f(x) स्क्वायर कैसे आया, c कैसे आया, लोग पे स्क्वायर थोड़ी है, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स उतने पे स्क्वायर है, लोग पे स्क्वायर थोड़ी है, जैसे साइन एक्स स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर थोड़ी है, क्या ये और ये चीज सेम है, साइन एक्स का स्क्वायर हो, एक साइन एक्स का स्क्वायर हो, है ना, ठीक है। अगला एफ एक्स बराबर एक्स है, जी एक्स बराबर मोड एक्स है, तो बताओ एफ एक्स प्लस जी एक्स कितना होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स कितना होगा, हाँ शीट में अलग क्वेश्चन है, शीट में अलग क्वेश्चन है, ज्यादातर यही रहता है कि जो क्वेश्चंस है वो सारे अलग अलग रहे, सारे ही क्वेश्चन अलग अलग रहे, कुछ क्वेश्चन जरूर इक्के दुक्के क्वेश्चन कभी मैच हो जाते हैं, बाकी यही ध्यान रखते हैं कि जहाँ प्रैक्टिस शीट जैसे बनाई है यहाँ अलग हो, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जो पहले पढ़ाया हुआ है उसको जाके देखेंगे तो शायद वहां पे भी आपको डिफरेंस नजर आएगा कि वहां पे अलग सवाल करवाए हुए हैं, यहाँ अलग सवाल चल रहे हैं। फंक्शन की शीट नहीं है क्या आप लोगों के पास, फंक्शन की तो भेज देना, फंक्शन इनइक्वालिटी और लॉगरिथम तीनों की एक साथ भेजी हुई है आपको, फंक्शन की एक साथ भेजी हुई है, नहीं भेजी हुई है आप लोगों को, है ना, भेजी हुई है ना, हाँ हाँ वैकेंसी आएगी, पक्का आएगी, आ गई ना, हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो इनका जोड़ हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, वो बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर x प्लस का लेते हैं माइनस का लेते हैं तो दो भाग बन जाएंगे, x धनात्मक है, अगर x धनात्मक है तो x और x 2x हो गए, और अगर x ऋणात्मक है तो ये हो जाएगा, दोनों माइनस का x हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सी जो है वो आंसर हो जाएगा, अगर x 0 से बड़ा या बराबर है तो 2x, और 0 से छोटा है तो 0। डायनेमिक्स की क्या, डायनेमिक्स की शायद कल तक आ जानी चाहिए,
कल तक f-1, f-1 का मान कितना होगा? यहाँ तो कहीं मोड था ही नहीं। ये तो डोमेन बता रखा है, प्रांत बता रखा है कि भाई मोड x का मान 1 से कम लीजिएगा, क्योंकि वो लेने के बाद तो ये आइटा में आने लग जाएगा, काल्पनिक आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ ये माइनस का आ जाएगा, जैसे x का मान अगर आप माइनस का 2 रख दो या x का मान प्लस का 2 रख दो, तो 2 रखते ही मान आइटा में आने लग जाएगा। तो ये जो कंडीशन है, ये तो प्रांत वाली कंडीशन है कि भाई ये होगा तो ही ये सत्य रहेगा, वरना गलत हो जाएगा। एफ एक्स बराबर एक्स माइनस मोड एक्स बटा मोड एक्स। अब इसमें -1 पे क्या मान आएगा? एफ एक्स बराबर एक्स माइनस मोड एक्स बटा एक्स, तो ये आ जाएगा -2। -2। एफ एक्स बराबर है 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर माइनस वाई बटा 2। 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एक्स बटा 2, इसमें से कौन सा सत्य है? छोटे सवाल। तो इसमें एफ में एक बार एक्स प्लस वाई रख दो, एक बार एक्स माइनस वाई रख दो, फिर गुणा कर दो। पहले एफ एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 1/2, 2 की पावर एक्स प्लस वाई प्लस 2 की पावर माइनस एक्स प्लस वाई। फिर इसी में एफ एक्स माइनस वाई रखने पर 2 की पावर एक्स प्लस वाई प्लस 2 की पावर माइनस है क्या? हाँ, अब माइनस है, एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई। दोनों की गुणा करने पर ये हो गया 1/4। पहला पहले से गुणा कर दो तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 2 की पावर 2x आ गया।
प्लस इससे गुणा होगा तो x से x कट जाएगा, 2 की पावर 2y हो गया, प्लस ये इससे गुणा होगा तो माइनस एक्स कट गया, 2 की पावर -2y हो गया, प्लस ये इससे गुणा होगा तो 2 की पावर -2x हो गया। ठीक है, 1/2 1/4 है, इसके अंदर वाले के 2 टुकड़े कर लो, 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर -2x, इन दोनों को साथ में बटे 2, प्लस 2 की पावर 2y प्लस 2 की पावर -2y बटे 2, ऐसे लिख लिया। बात वही है, सिर्फ चीजों को साथ में की है, बस चीजों को साथ में की है, 2x को और -2x को साथ में, 2y को और -2y को साथ में, और 1/4 में से आधा जो 1/2 है वो अपने पास बाहर रख लिया और आधा अंदर भेज दिया, जिससे क्या है कि फंक्शन बन जाए। ये 1/2 अंदर फंक्शन बन गया f2x और f2y, f2x और f2y, f2x प्लस f2y बटा 2। क्वेश्चन है कि एक फलन है रियल नंबर से रियल नंबर में, ऐसा है कि f(x) गुणा f(y) बराबर f(x) गुणा y, जिसमें दिया गया है कि f2 का मान 4 है, f2 का मान 4 है, तो बताओ f आधे का मान क्या होगा। f हाफ का मान क्या होगा, बड़ा क्रिएटिव सवाल है। f हाफ का मान क्या होगा, कोई फलन वलन नहीं दिया, बस फलन का नियम दिया है, खाली फलन न दे के फलन का नियम दिया है। बताओ कि f हाफ का मान कितना होगा। f2 का मान 4 है, एक x2 पे 4 मान दिए, f1/2 का मान ज्ञात करिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसमें थोड़ा सा क्रिएटिव होना है आपको। f हाफ का मान निकालना है, f2 का मान निकालना है, तो अगर हम यहाँ पे देखें x की जगह 2 ले लें और y की जगह हाफ ले लें, जो दिया गया फंक्शन है उसमें, तो x की जगह 2, तो ये f2 आ गया, ये f हाफ आ गया, और यहाँ आ जाएगा हमारा f2, 1/2, x गुणा y आ जाएगा, f(x) fy बराबर f(x) गुणा y, तो ये 2 से 2 कट गया, f2 का मान हमें पता है 4 है, ये 4 हो गया। अब हमारे पास f1 का मान नहीं है, f1 का मान नहीं है, कोई बात नहीं, इक्वेशन 1 बन गई, इसको अपने पास रखो एक बार, इक्वेशन 1 हमारे पास है। वापस चलते हैं वहां पे, सवाल पे आते हैं। इसमें x भी एक ले लिया और y भी एक ले लिया, x और y दोनों 1 लेने पर, x और y दोनों ही 1 लेने पर, x की जगह भी 1 रख दिया, y की जगह भी 1 रख दिया, तो ये हो गया f1 बराबर f1 इंटू 1, ये हो गया f1 गुणा f1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका f1। दोनों पदों को एक तरफ करने पर
ये हो गया F1 कॉमन, F1 -1 बराबर 0। यहां से दो मान आए, एक मान तो आया कि F1 या तो 0 है या F1 बराबर 1 है। F1 की वैल्यू या तो 0 है या 1 है। F1 की वैल्यू या तो 0 है या 1 है। लेकिन चेक करते हैं क्या F1 0 हो सकता है, तो वो हमें यहां आना पड़ेगा, यहां ले। तो अगर यदि क्या ये संभव है कि F1 की वैल्यू 0 हो, तो जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 पे 4 दिया हुआ है, 2 पे 4 दिया हुआ है। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। F1 बराबर 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है और F1 बराबर 0 भी सेटिस्फाई 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। कोई इसका कॉन्ट्राडिक्शन है ऐसा जिसपे ये काम न करता हो? ये नहीं हो सकता, ये वाला गलत हो जाएगा। ट्राई करते x बराबर 1 और y बराबर 2 लेने पर। अब इनमें से हमें एक देखना पड़ेगा कि ये दोनों सही है या एक सही है, कौन सही है। तो x बराबर 1 ले लिया, y बराबर 2 ले लिया, तो ये हमारा हो गया F1, ये हो गया हमारा F2 और ये हमारा हो गया यहाँ पे F2 हो गया। अब F1 0 नहीं हो सकता। अगर F1 0 हो गया, F1 0 हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा और F2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। F2 की वैल्यू 0 तो नहीं है, F2 की वैल्यू 4 दी गई है, तो इसका मतलब है F1 0 नहीं हो सकता। F1 नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं हो सकता, तो ये वाला आंसर तो कट हो गया। ये कट हो गया तो ये बच गया, ये वाला बच गया। कंफर्म करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ आंसर निकाल दिया, मैच कर गया, है ना, ऐसे निकल गया फटाफट में आपने हटा दिया। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। F1 जो है, F1 बराबर, हो सकता है दोनों सही हो सकता है दोनों सही हो सकता है एक सही हो सकता है हम 1 बराबर 1 को मान के चल रहे हो, क्या पता 1 बराबर 0 सही हो, ये वाला सही हो। तो वो कंफर्म किया वहां पे, x बराबर 1 और y बराबर 2 रखा। x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर पता चला कि F1 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर F1 0 हो गया तो F2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। F2 की वैल्यू 0 है ही नहीं, F2 की वैल्यू तो 4 है, तो इसलिए F1 को 1 होना पड़ेगा। तो ये सही है और ये सही है, तो इस वजह से आंसर 1/4 आ जाएगा। तो सही आंसर हुआ 1/4। बढ़िया, बहुत अच्छा क्रिएटिव क्वेश्चन जो है वो बनाया गया था, शानदार बनाया था। बिल्कुल। बसंत पंचमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती, माँ शारदे की कृपा आप लोगों पे बनी रहे, सदा बनी रहे, उम्र भर बनी रहे। सिर्फ तैयारी करें तभी तक नहीं, उम्र भर बनी रहे। जीवन के हर क्षण में जबकि आपको जरूरत हो, माँ सरस्वती आपका मार्गदर्शन करे। f(x) बराबर साइन log x, f(x) बराबर साइन log x, f(xy) का मान, अच्छा लोगो साथ में हो रहा है, इसका मान कितना होगा? आप लोग जो स्कूल जाते होंगे, स्कूल में तो आज फंक्शन भी होगा, है ना, बसंत पंचमी का आज तो फंक्शन भी रहा होगा स्कूलों में, पूजा वूजा रहती होगी। शुरुआती कुछ साल में मुझे, जब मैंने शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया था, उसमें कुछ दौर मैंने आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाया था। आदर्श विद्या मंदिर में, तो जब मैंने आदर्श विद्या मंदिर, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो आप बाहर रह के कभी नहीं समझ सकते, बहुत सी चीजें ऐसी है जिसको अनुभव के बाद ही समझा जा सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको उतनी गहराई से वो चीजें नहीं समझ में आती। तो मैं कुछ समय तक आदर्श विद्या मंदिर परिवार का सदस्य रहा, कुछ समय वहां पे रहा। तो वहां पे जो कल्चर है वो काफी, क्योंकि आरएसएस की संस्था है, यूं ही समझ लीजिए, राष्ट्रीय जो स्वयं सेवक संघ है उनकी संस्थाएं हैं वो आदर्श विद्या मंदिर। वैसे बाल भारती के नाम से उनको जाना जाता है। तो वो जो बाल भारती है वो एक पूरा परिवार है, पूरे भारत में उसकी संस्थाएं चलती है, और राजस्थान में जो संस्थाएं वो आदर्श विद्या मंदिर के नाम से जानी जाती है। तो उसमें मैंने पढ़ा है 11th-12th को साइंस। तो उस समय जब मैं पढ़ाता था तो वहाँ का कल्चर बहुत अलग था, क्योंकि उससे पहले मैं जिन स्कूलों में और में पढ़ाया हुआ था, वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज होती थी कि खूब पढ़ाओ खूब पढ़ाओ खूब पढ़ाओ। और वहाँ पे प्रार्थना के नाम पे सिर्फ एकदम छोटी सी फॉर्मेलिटी होती थी, बच्चे खड़े हुए प्रार्थना भी ऐसी रखते थे कि 15 सेकंड या 20 सेकंड में प्रार्थना पूरी हो जाए।
छोटी सी प्रार्थना, हे शारदे, कोई छोटा सा ऐसे प्रार्थना लिया, 10-15 सेकंड में प्रार्थना करवाई, बच्चों को क्लास में भेज दिया ताकि खूब से खूब पढ़ाया जा सके। तो उन स्कूलों में होता था बहुत पढ़ाओ, बहुत पढ़ाओ, बहुत पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, जी जान लगा दो। मतलब सुबह 9 बजे स्कूल स्टार्ट हो रहा है, शाम को 4:30 बजे तक आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खूब पढ़ाते थे। जबकि मैं आदर्श विद्या मंदिर में गया जब पढ़ाने, तो मैंने देखा कि वहाँ पे पहले 50 मिनट, जो फर्स्ट 50 मिनट होते हैं, जहाँ आप बाकी स्कूलों में सिर्फ 10 सेकंड या 20 सेकंड की प्रार्थना में आप पूरा काम कर देते हैं, वहाँ पे लगभग 50 मिनट प्रार्थना होती थी। पहले 45 से 50 मिनट तक प्रार्थना चलती थी। 45 से 50 मिनट। जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको तो नहीं पता, पहले 50 मिनट प्रार्थना होती थी। और उसमें बच्चों का जन्मदिन मनाना, थोड़ा-सा योग भी करवाना, और भी कई चीज़ें हैं, कोई मोटिवेशन कहानी सुनाना, इस तरीके से कई चीज़ें चलती रहती है उसमें। तो 50 मिनट पहले वो चलता है और उनका मानना ये है कि बच्चे का दिमाग जो है वो ओत-पोत कर दिया जाए, भर दिया जाए चारों तरफ से, और उसे वो चीज़ें सिखाई जाए। उसे भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जोड़ा जाए, उसे सद्भाव उसमें पैदा किया जाए। क्योंकि आदर्श विद्या मंदिर का ध्येय ये नहीं था कि बच्चों को पढ़ाई में बहुत बेहतर बनाया जाए। उनका था कि बच्चों को ओवरऑल बेहतर बनाया जाए हर चीज़ में। फिर वो इस तरीके से वो फर्स्ट पार्ट पूरा करते हैं। 50 मिनट का क्लासेस हमारी होती थी। बाकी अदर स्कूलों में जब मैं क्लासेस लेता था, तो हमारी क्लासेस चली जाती थी 45 से 50 मिनट की। पहली क्लास 50 मिनट की होती थी, पहला लेक्चर। क्योंकि वो प्रार्थना वाला जो लेक्चर है, वो सारा उसमें ऐड हो जाता था। तो पहला लेक्चर होता था 45 मिनट का, दूसरा लेक्चर होता था 45 मिनट का। यानी 2 क्लासें मैथ्स वालों की आती थी, तो मेरे 2 लेक्चर हो जाते थे 45 प्लस 50, यानी 1 घंटा 35 मिनट। 1 घंटा 35 मिनट में हम 2 लेक्चर पूरे होते थे। ये इसमें रहता था। जबकि वहाँ पे मुश्किल से लेक्चर आता था 30, 32, 35, इतना लेक्चर होता था 30 से 32 मिनट का। अच्छा, ओवरऑल जब रिजल्ट आते थे, तो आदर्श विद्या मंदिर का रिजल्ट हमेशा सर्वश्रेष्ठ आता था। सबसे बेस्ट रिजल्ट आता था आदर्श विद्या मंदिर का। और जब हम कहते थे कि भई हमारे स्कूलों में इतना बढ़िया होता है, तो सब लोग कहते थे आदर्श विद्या मंदिर तो ऑलरेडी बढ़िया है, यहाँ तो बढ़िया आते ही रिजल्ट है। तो कोई मशीन, वो कोई दीवारें थोड़ी रिजल्ट दे रही है। कुछ तो ऐसा है वहाँ पे जो रिजल्ट क्रिएट करता है, कुछ तो ऐसा है जो माहौल अच्छा है। अच्छा, बच्चों को खेलने के पीरियड्स भी होते थे वहाँ पे। बहुत सारी डिबेट्स भी हुआ करती थी, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते थे, और भी हर चीज़ को वो जगह देते थे। हर चीज़ को जगह देते थे, सिर्फ़ पढ़ाई की, सिर्फ़ ये नहीं था खाली पढ़ाई वहाँ होती है। वहाँ पे हर चीज़ होती थी। और बाकी दूसरी स्कूलें थी साइंस वाली, मरना कर देती थी। पढ़ाओ, बस पढ़ाओ, बस पढ़ाओ, बस पढ़ाओ। और फिर इतना कुछ रिजल्ट वहाँ आता भी नहीं था। इतना कुछ करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता था वहाँ पे। वहाँ से सारे के सारे बच्चे मोटा-मोटी, कुछ बच्चों को छोड़ दीजिए, अधिकतर बच्चे डल ही रहते थे। वो जो 50-50 मिनट के लेक्चर करवाते थे, उसके बावजूद भी बच्चे डल रहते थे। और वहाँ पे 30-32 मिनट में भी बच्चे अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे थे। कारण था, ओवरऑल चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, सब चीज़ें हो रही थी, सबको जगह दी जा रही थी। लेकिन वो रहते नहीं है। हाँ, अनुशासन भी नंबर 1, अनुशासन भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आ जाओ, इसमें मान रख दो। पहले आ जाएगा साइन log एक्स वाई। अगला एफ एक्स बटा वाई, साइन log एक्स बटा वाई। और वो हो गया हमारा आगे वाला, माइनस 2f(f(x), तो ये हो गया 2 साइन log x, और cos log x। ठीक है, इसे यहां पे आप लो साइन log x प्लस log y प्लस साइन माइनस log y। ये हो गया साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी बराबर होता है 2 साइन a
2 साइन ए साइन बी, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ए बी। माइनस ये दोनों log x से log y है ये आंसर आ गया आपका, सी आंसर आ गया। ठीक है ना, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एफ एक्स बराबर है कोस महत्तम पूर्णांक पाई स्क्वायर एक्स प्लस कोस महत्तम पूर्णांक माइनस पाई स्क्वायर एक्स का मान पाई बाई 4 पे 2 होगा, या पाई पे 2 होगा, या पाई पे 1 होगा, या पाई बाई 2 पे -1 होगा। इनमें से कौन सी बात सही है? इनमें से कौन सी बात सही है? अच्छी तो मुझे भी पहले शुरुआत में ये लगता था कि भाई ज़्यादा पढ़ाना सही होता है, अच्छा होता है। आप ज़्यादा पढ़ाते हैं बच्चों को, ज़्यादा देर तक बच्चों को पढ़ाई के साथ जोड़े रखते हैं। फिर धीरे धीरे समझ में आया नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि ओवरऑल जो ना, एक बच्चे को खाली कार्बोहाइड्रेट्स आप खिलाओगे तो बच्चा मंदबुद्धि हो जाएगा, क्योंकि शरीर खाली कार्बोहाइड्रेट्स के लिए नहीं बना, उसमें प्रोटीन भी जाता है, उसमें फैट्स भी जाने ज़रूरी है, उसमें विटामिन, उसमें कैल्शियम, उसमें सारी चीज़ें बराबर मात्रा में जब जाएगी तब वो हेल्दी रहेगा। तो सेम वही है, सिर्फ अगर आप पढ़ाई पढ़ाई रखोगे और उसके साथ खेल को मिक्स नहीं करोगे, उसके साथ और चीज़ें मिक्स नहीं करोगे, तो वो दिमाग डल हो जाएगा। और यही वो बड़ा कारण है कि आदर्श विद्या मंदिर जो है वो बढ़िया क्यों रहते थे। अब तो क्या रहते होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, लेकिन उस समय की स्थिति बता रहा हूँ। उस समय इस वजह से उनके टॉपर्स आते थे, उनके अधिकतर जो 10th और 12th में जो थे वो टॉपर्स आया करते थे। ये लाइव क्लास अभी आपके पास, जैसे ही आपके पास ऊपर जो आप ऐप खोलेंगे, ऐप के ऊपर एक आएगा शायद कंटेंट का ऑप्शन, और उसके पास में आता है लाइव क्लास का ऑप्शन, एक शायद ओवरव्यू आता होगा ऊपर ऊपर। जो आपका मोबाइल है, मोबाइल स्क्रीन, उसके ऊपर ये ऑप्शन आते होंगे। यहाँ जो लाइव क्लास वाला ऑप्शन है, कंटेंट के पास वाला जो ऑप्शन है लाइव क्लास वाला, मोबाइल में अगर देख रहे हो तो इस पे क्लिक करना, तो ये जितनी भी लाइव क्लास होगी वो यहाँ दिख जाएगी। एफ एक्स बराबर कॉस पाई स्क्वायर एक्स, आज शायद हो सकता है उसमें ऑप्शन बंद कर रखा हो, इसलिए नहीं आ रहा हो। पाई का मान है था 3.14, पाई स्क्वायर जो आता होगा वो लगभग लगभग, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, एग्जैक्टली चाहिए तो कैलकुलेटर लाना पड़ेगा। पाई का स्क्वायर आता है 9.86, 9.8696। ठीक है, तो इसको अगर हम महत्तम पूर्णांक में डालें और महत्तम पूर्णांक में इसका मान निकालें, एक तो प्लस पाई स्क्वायर का, एक माइनस पाई स्क्वायर का। माइनस वाले में थोड़ा सा विज्ञान अलग चलता है, वैसे संख्या रेखा पे देखें तब तो एकदम समझ में आ जाता है, लेकिन वैसे करते हैं तब दिक्कत आती है। ये 9.8 है तो वो पॉइंट वाला हट जाएगा, 9 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका आएगा माइनस का 10, माइनस का 10।
ये 9, ये -10। संख्या रेखा पे देखोगे तब तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन संख्या रेखा पे नहीं देखते हैं तब दिक्कत आती है ना। ये 1 2 3 डैश 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 डैश, मान लो ये 9 है और ये 10 है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये -9, ये -10। अब क्या हुआ कि 9.86 कहाँ होगा, 9.86 यहाँ होगा, यहाँ होगा तो इससे पहले का पूर्णांक कौन है, 9, तो आपको मिल जाएगा 9। लेकिन माइनस में क्या होता है, ये माइनस का 9.86 यहाँ होगा, यहाँ पे, तो इससे पहले पूर्णांक कौन हुआ, -10। तो एक्चुअली जो माइनस की लाइन है वो उल्टी लाइन है, उल्टी लाइन होने की वजह से पीछे -10 मिलेगा, ना कि 9 मिलेगा। तो वो एक कंफ्यूजन का फायदा पेपर वाले ने इस क्वेश्चन में जानबूझ के ये उठाया है कि बच्चा ये सोचे कि ठीक है यहाँ पे भी माइनस का 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का 9, माइनस की लाइन में उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे तो क्या होता है, आप 10 के पीछे आओगे तो 9 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, -9 के पीछे जाओगे तो -10 मिलेगा, यहाँ -9 के पीछे -10 मिलता है ना। बनावट ऐसी है इस लाइन की, इस वजह से ये परेशानी होगी। तो जैसे ये रखेंगे, अब ये आपका f(x) बन जाएगा सरल होके, f(x) बराबर cos 9x प्लस cos माइनस का 10, लेकिन cos है, cos में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 10x हो गया, cos 9x प्लस cos 10x। अब ये जो पॉइंट है ये रख के देख लो किस पे क्या आता है, कौन सा ट्राई करें, ये ट्राई करें, ये वाला रखें, अगर 90 वाला, 90 रखोगे तो आ जाएगा cos 9π/2, 90 के हर गुणज के ऊपर, विषम गुणज के ऊपर cos का मान 0 होता है, और 10 × π/2 ये 5π हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, और cos 5π का मान -1 हो गया, ये -1 आ गया, तो ये डन, ये बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा, इस बात का छोटा सा फर्क है ये कि माइनस पे जो महत्तम पूर्णांक फलन है उसका काम करने का तरीका में चेंज आ जाता है, वैसे इसमें चेंज नहीं आता। वो सरल रेखा जो रियल लाइन है उसकी बनावट ही ऐसी है कि उसमें माइनस की साइड में चीजें उल्टी होती है, और उल्टी होने की वजह से -9 के पीछे -10 होता है, यहाँ तो 10 के पीछे 9 होता है, लेकिन वहां पे -9 के पीछे -10 होता है। ये उल्टी बनावट के कारण ये चेंज हुआ है ना, ये बनावट के कारण चेंज हुए। एक चीज सोचो कि ये जो माइनस वाले नंबर है इनको उल्टा क्यों लिखा गया, माइनस वाले नंबरों को उल्टा क्यों लिखा गया, जो ये माइनस वाले नंबर है इनको उल्टा क्यों लिखा गया है, या इनको सही लिखा गया है, ऐसे ही लिखना सही था। हाँ, कुछ हद तक मिरर करना जैसा कुछ नहीं है, हाँ वैसे कह सकते हो, लेकिन परफेक्ट नहीं बैठ रहा। एक्चुअली आप चाहते क्या हैं, आप ये चाहते हैं कि भाई अगर मैं 0 पे खड़ा हूं तो मेरे पास दो तरफ नंबर है, मेरे दो तरफ नंबर है, मेरे दो तरफ नंबर है। एक, अगर मैं यहां से दूरी तय करता हूं और 1 मीटर चलता हूं, 1 मीटर इधर भी आता है, 1 मीटर इधर भी आता है, 1 मीटर इधर भी आता है, 1 मीटर इधर भी आता है। तो इधर 1 मीटर आता है, इधर 1 मीटर आता है, दोनों 1 मीटर से पता कैसे चलेगा कि अब दाएं हो गए थे या बाएं गए थे। तो इधर वाले 1 मीटर को आपने प्लस का 1 नाम दे दिया, इधर वाले को आपने -1 दे दिया। अब फिर उसके बाद में और आगे चलते हैं, इधर आप एक और चलते हैं तो ये 2 हो गया, इधर आप एक और चलते हैं तो फिर ये -2 हो गया। तो बनावट में कोई गड़बड़ नहीं है, बनावट यही होती, बनावट यही होती क्योंकि आपके पास 0 से 2 साइडें होती, किसी भी नंबर पे जहां भी आप खड़े हैं वहां पे हर टाइम आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। अगर एक पाइप के और एक टनल में आप खड़े हैं तो एक टनल में आपके पास 2 ऑप्शन होंगे,
आप बाएं जाइए या दाएं जाइए। अगर बाएं या दाएं को आप 2 चिन्ह दे देंगे तो पता चल जाएगा कि आप किधर जा रहे हैं। प्लस का चिन्ह एक साइड के लिए, माइनस का चिन्ह एक साइड के लिए। तो ये सही बनी हुई है। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये बनी हुई है तो अगर हम यहां से देखें तो हमें लगता है कि जो माइनस के नंबर है वो उल्टे चल रहे हैं। अगर हम यहां से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि माइनस के नंबर उल्टे चल रहे हैं। आप इधर से जाओ तो 2 आया, 1 आया, 0 आया, -1, -2, तो आपको लग रहा है माइनस वाले नंबर उल्टे चल रहे हैं, जबकि माइनस वाले नंबर उल्टे नहीं चल रहे। वो सही तरीके से बने हुए हैं, वो वैसे ही बने हुए हैं। अब वो देखने की वजह से ऐसे लग रहे हैं, अजीब लग रहे हैं, तो उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें इनकी बनावट की कोई गलती नहीं है, वो अलग दिख रहे हैं तो, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है मिनिमम मैक्सिमम। एक्चुअली आइडिया जो है वो दूरी का। आपके पास 2 साइड, आप 0 पे खड़े हो तो आपके पास 2 साइड्स होंगी। एक साइड को अब आप चाहे तो इधर को माइनस दे सकते थे, इधर वाले को प्लस दे सकते थे, ये बनावट थी हमारी। हम इधर वालों को माइनस दे सकते थे, इधर वालों को प्लस दे सकते थे। आज अगर हम इधर वाले को माइनस दे देते, इधर वालों को प्लस दे देते, तो हमें प्लस वाले नंबर उल्टे दिखते। ये प्लस वाले उल्टे हैं और माइनस वाले सीधे हैं। जबकि जवाब है कि कोई सीधे उल्टे नहीं है, दोनों अपने हिसाब से सही है। अगर आप इधर से आते हो, ये लो, आप उधर से क्यों आते हो, इधर से चलो, इधर से चलो, तो यहां आपको दिखा -2 से पहले -1, -1। अब आपको प्लस वाले नंबर उल्टे दिख रहे हैं, देखो। तो बनावट की बात है, बात बनावट की है कि आप किधर से देख रहे हो। वो बनावट वैसी सही है, क्योंकि मैंने पहले बोला 0 पे आप खड़े हो तो आपके पास 2 साइडें होंगी। इधर आपसे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो भी 1 मीटर दूरी पर, इधर भी 1 मीटर पे दूरी पे। लेकिन इधर वाला जो है वो एक तरफ है, या दाईं तरफ मान लो, एक बाईं तरफ है। तो दाईं तरफ वालों को आपने एक धनात्मक चिन्ह दे दिया और बाईं तरफ वालों को ऋणात्मक चिन्ह दे दिया, बस। इससे आपकी वो बनावट ऐसी बनी, और बननी भी यही थी, सही भी यही है। अब हम ऐसे देखें या वैसे देखें, वो तो चीजें बदलेंगी। अच्छा, इसमें दिया गया है कि f(x+1 - f(x) बराबर है 8x+3। और फलन ये है, तो बताओ b का और c का मान कितना है। वैल्यू ऑफ b एंड c। b बराबर 8x+3। अब वास्तविक भाग से तुलना करने पर, सॉरी, x के गुणांकों की तुलना करने पर x का गुणांक इधर है 2b
उधर है 8, तो 2b बराबर 8, b बराबर 4। और अगला है अचर पद, इस तरफ है b प्लस सी, उस तरफ है 3। b का मान 4 रखने पर c बराबर -1, b का मान 4, c का मान -1, b 4 c -1। b 4 c -1। अगला सवाल, f1 बराबर 1 है, तो fn प्लस 1 बराबर 2fn प्लस 1 है, तो बताइए fn क्या होगा, fn क्या होगा। f1 बराबर 1 है, fn प्लस 1 बराबर 2fn प्लस 1 है, तो बताओ ये ऑप्शन गड़बड़ है। ये 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आवाज नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था, हाँ ठीक है ठीक है, मैं जो कह रहा था वो ये है कि इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, है ना। इसे क्यों, पहले वाले जो सवाल जो हमने किए हैं उनको भी आप बाय ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सही तरीका नहीं है। ऑप्शन से करना सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये आदत बिगाड़ देता है। बाय ऑप्शन करने लग जाते हो तो आदत बिगड़ जाती है, फिर आप हर चीज़ को ऑप्शन ऑप्शन से निपटाने की कोशिश करते हो, और ऑप्शन में गलतियां भी होती है। जब बाय ऑप्शन करते हो तो गलतियां भी होती है। तो ऑप्शन वाला तरीका एक परफेक्ट तरीका नहीं है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है एक तरह की, ये जल्दी काम कर जाती है, जिन सवालों पे काम कर जाती है उनमें बहुत बढ़िया काम कर जाती है। लेकिन सवाल बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन में जगह छोड़ता है या नहीं छोड़ता। पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन पे जगह छोड़ता है या नहीं छोड़ता। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि f1 बराबर 1, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक रखने पर एक दे रहा है। तो जवाब है ए तो नहीं दे रहा, जवाब है बी भी नहीं दे रहा, बी 2 पे 1 पे 2 दे रहा है, ये भी नहीं दे रहा। तो आपका ऑप्शन अपने आप ही सी सही हो गया, कि सी ही एकमात्र ऑप्शन है जो 2 पे n बराबर 1 पर 1 दे रहा है। तो बाय ऑप्शन कर सकते हो, बिल्कुल मना नहीं है, करिए। लेकिन ध्यान रखिए, हर सवाल जो आप बाय ऑप्शन कर रहे हैं उसका मेन तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन वाले तरीके धोखा दे जाएं इसकी पूरी गारंटी है। मेन तरीका कभी धोखा नहीं देगा, ये पक्का है। और मेन तरीके से गलती भी नहीं होगी, मेन तरीके से गलती भी नहीं होगी। बाय ऑप्शन में तो गलती भी संभव है, जगह भी है गलती की, है ना। तो आ जाओ, अब मेन तरीके पे आ जाते हैं। तो एफ एन का मान 1 लेने पर ये आ जाएगा f2 बराबर 2f1 प्लस 1
F1 का मान 1 है तो ये आपका आ गया 3, F2 बराबर 3 आ गया। F3 बराबर 2F2 प्लस 1, 2F2 प्लस 1, तो F2 ये हो गया 3, 2 गुणा 3 प्लस 1, ये हो गया 7। F4 आ जाएगा 2F3 प्लस 1, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, ये आ रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि क्या रिलेशन चल रहा है, वो ये है। इससे हम ये लिख दें 2 की पावर 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी 2 की पावर 2 माइनस 1। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1। इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 1, है ना। और F1 जो है, F1 बराबर 1 है, उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 माइनस 1। तो ये सब 2 की पावर पे चल रहे हैं। F4 4 आ रहा है, 3 पे 3 आ रहा है, 2 पे 2 आ रहा है। इसका मतलब जो n मान होगा वो 2 टू दी पावर n माइनस 1 होगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट मेन तरीके से भी कर सकते हैं, बाय ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन बाय ऑप्शंस पे ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, इससे दिमाग कमज़ोर हो जाता है। ये वो 5 साल के पेपर जैसे हैं। जिस बच्चे ने 5 साल के पेपर पढ़ने शुरू कर दिए, अब वो कभी भी चीज़ों को नहीं समझेगा, क्योंकि उसे समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र लग गया है। अब वो क्यों पढ़ेगा? समझ रहे ना आप? हमारी जो अगर बीएससी खराब की है, हमारी बीएससी अगर किसी ने खराब की है, तो वो एक ही कारक है, वो है 5 साल के पेपर। 5 साल के पेपर जिस बच्चे को हाथ लग गए, फिर वो कभी नहीं पढ़ा, फिर वो कभी भी नहीं पढ़ा, और ना वो पढ़ सकता है। ना वो पढ़ा है, ना वो पढ़ सकता है। कारण, क्योंकि क्यों पढ़ेगा जब उसे पता है 5 साल के पेपर में से 5 साल क्यों, एक्चुअली तो 2-3 साल ही बहुत है। 2-3 साल के पेपर में से ही पेपर आना है। अब वो क्यों इतनी मेहनत करेगा, क्यों साल भर खराब करेगा, क्यों पूरे साल पढ़ेगा, है ना। अगर पेपर बनाने वाले, बीएससी बनाने वालों ने, जो बीएससी करवाते हैं, अगर वो 5 साल के पेपरों में से क्वेश्चन देना बंद कर दे, तो आज सभी लोग बीएससी ईमानदारी से करने लग जाएं, एकदम अच्छे से करने लग जाएं, सीरियसली बीएससी करने लग जाए। लेकिन उन्हें पता है आता तो वहीं से है, तो वो वैसे काम करता है ना जहर जैसा। तो बाय ऑप्शन भी ऐसे ही काम करता है। अब एक बात बताओ, किसी ने ऑप्शन से किया, सी आंसर आ गया, कोई ये दिमाग लगाएगा? सवाल ही नहीं उठता, इतना दिमाग लगाए क्यों लगाएगा? ऑप्शन से हो गया ना, काम हो गया, निकलो। लेकिन इससे क्या कंसेप्ट बन जाएंगे? इससे कंसेप्ट बन जाएंगे आपके? जवाब है कभी नहीं बनेंगे। क्यों? बाय ऑप्शन में तो कोई सिर होता है ना कोई पैर होता है। बाय ऑप्शन से जब आप क्वेश्चन को करते हैं ना, उसका कोई सिर होता है ना पैर होता है, बस कुछ ना कुछ रख दिया, निकाल दिया, आंसर आ गया। अब बाय ऑप्शन, अब सोचो ऑप्शन अभी फेल हो जाता, अगर ये यहाँ पे आ जाता, ये रहा, और इसमें हम कर देते 2 की पावर, एक ऑप्शन और बना देते 1 वाला, जिसमें 1 आ जाए। 2 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 3, अगर ये ले लेते तो ये भी अभी खराब हो जाता। अभी आप यहाँ पे n का मान रखते, n का मान 1 रखते, 4 आता, 4 में से 3 गया, 1 आ गया, यहाँ रखते, ये भी काम कर जाता। अब आपका ऑप्शन से ये भी काम कर रहा है, ऑप्शन से ये भी काम कर रहा है, अब आपको मेन तरीका लगाना पड़ता। तो तभी मैं कहता हूँ ऑप्शन वाला जो है ना, वो पेपर बनाने वाले की दया पे निर्भर करता है। पेपर बनाने वाले की दया पे निर्भर करता है कि ऑप्शनों को खुला छोड़ देता है, अलग अलग छोड़ देता है, गैप दे देता है ऑप्शन में, तो आप पकड़ पाते हैं। वरना आप आईआईटी के क्वेश्चन को उठा के देखिए, आप आईआईटी वाले किसी भी पेपर को उठाइए, आईआईटी मेंस का एडवांस की बात ही नहीं कर रहा, आप आईआईटी मेंस में किसी भी पेपर को उठा के देखिए और उसे बाय ऑप्शन करके दिखा दीजिए, उसे बाय ऑप्शन करके दिखा दीजिए, मजा अलग कर पाए। क्योंकि उन्हें पता है, वो सारे रास्ते बंद रखते हैं। मेन तरीके से कर सकते हो तो करो, जुगाड़ की जगह ही नहीं छोड़ते वो। तो वो इसलिए मैंने पहले कहा कि जुगाड़ की जगह बच रही है, तो पेपर वाला जो बना रहा है वो दे रहा है, इसलिए बच रही है। अगर किसी दिन उसने हाथ खींच लिए तो बाय ऑप्शन काम ही नहीं करेगा, आपका मेन तरीका ही साथ देगा लास्ट तक। और जिसे बाय ऑप्शन की आदत पड़ गई, फिर वो सवालों को ऐसे बाईपास करेगा, क्योंकि अब इससे ही आंसर आ गया। आंसर आने से क्या पता चला? ये पता चला कि आपने आंसर मिला दिया, लेकिन ये कैसे पता चला कि आपको आ रहा है? इस सवाल, मान लो आपने बाय ऑप्शन ट्राई किया, सी या सही हो गया, आपने पीछे मिलाया, सी सही पाया गया, बात खत्म। क्या सीखा आपने इससे? इससे आपने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। आपने उत्तर मिलाना सीखा, कैसे उत्तर मिलाया जाता है। तो बचो, इस छोटी ट्रिक से बचो। ये जो लालच है ना, टेम्पटेशन,
इससे बचो, क्योंकि इससे सवाल तो हो जाएगा लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। और वही ऑप्शन देखो, थोड़ा सा ऑप्शन बी को चेंज कर दो, अब जुगाड़ बेकार, अब जुगाड़ बेकार, बाय ऑप्शन काम नहीं कर रहा, लगाओ मैन तरीका। तो वही समझो, है ना। इसीलिए मैं बाय ऑप्शन से कराना नहीं चाहता, वरना बाय ऑप्शन से करवाऊं तो निपट जाए आराम से करवा सकता हूँ बाय ऑप्शन से। इसीलिए नहीं करवाता कि नहीं, मैन तरीका पढ़ो, कंसेप्ट ठीक करो, वो साथ जाएंगे, ना कि ये जुगाड़ साथ जाएंगे। और पिछली बार ज्यादातर बच्चे फेल जुगाड़ों के चक्कर में ही हुए थे। हाँ नहीं, बिल्कुल बचो, सुरक्षित रहो। जैसे 5 साल के पेपरों ने बीएससी खराब की है, वैसे ही बाय ऑप्शन जो है ना, ये कंपटीशन खराब करता रहेगा, और तब तक करता रहेगा जब तक ये अक्ल नहीं आ जाए कि भाई बाय ऑप्शन लगाओ, मना नहीं है, लेकिन आपको मैन तरीका आना चाहिए। मैन तरीके का विकल्प नहीं है वो कि मैन तरीका नहीं आ रहा तो उससे कर दो, नहीं, मैन तरीका तो आना ही चाहिए। हाँ, टाइम बचाने के लिए वो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को आपने बाय ऑप्शन किया, कोई बात नहीं, कर दिया, अब इसका मैन तरीका भी आपको आना चाहिए। किसका मैन तरीका क्या है? कल बाय ऑप्शन धोखा दे जाए तो हमें कौन बचाएगा, है ना। इसलिए नहीं, बाय ऑप्शन करो, सही है, बुरा नहीं है, समझो उस बात को। आपने पूरे साल पढ़ाई की, फिर आपने 5 साल के पेपर उठाए, इससे फायदा होगा, इससे फायदा होगा। लेकिन पढ़ाई नहीं की, सिर्फ 5 साल के पेपर उठा लिए, इससे बेड़ा गर्क होगा, इससे बेड़ा गर्क होगा, है ना। वो इंपॉर्टेंट फर्क है दोनों में। आप दोनों चीजों को साथ में रखें। मैन तरीके की जगह मैन तरीका रहना ही चाहिए। आपको हर सवाल मुख्य तरीके से आना चाहिए। फिर बाय ऑप्शन भी आता है, बढ़िया बात है और अच्छी बात है, उसमें ऐड कर लो। तो इसमें फलन दिया गया हमें f1 बराबर 7 है, फलन है एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई। आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, इसे कई तरीके से आप कर सकते हैं। आप इसमें देखेंगे कि f इस शर्त को पूरा करने वाला सिर्फ एक ही फलन होता है जो इस शर्त को पूरा करता है, वो है एफ एक्स बराबर ए एक्स। सिर्फ रैखिक फलन ही इसे पूरा कर सकता है, इस शर्त को सिर्फ रैखिक फलन ही पूरा कर सकता है। इस शर्त को सिर्फ रैखिक फलन, लीनियर फंक्शन ही इसे पूरा कर सकता है। और इस शर्त को कोई और कोई इसे नहीं कर सकता। तो अब यहां पे आप ए का मान निकाल सकते हैं। एफ एक्स का मान क्या है, f1, तो a इंटू 1 हो जाएगा। हमें दिया है कि फंक्शन का मान जो है f1 का मान 7 है, तो ये बराबर में 7 आ गया, a का मान आ गया 7, तो आपका फंक्शन बन गया एफ एक्स बराबर 7x, ये फंक्शन है। अब क्या निकालना है, r बराबर 1 से लेकर n तक का जोड़ निकालना है। सिग्मा एफ आर का मान पहले 1 रखो से लेकर n तक, r का मान 1 रखेंगे 7, 2 का मान रखेंगे 7 गुणा 2, 3 का मान 7 गुणा 3, n डैश 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 7 गुणा n। 7 कॉमन आ जाएगा और प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा n+1/2। ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। मतलब ये याद रखिएगा, ये जो शर्त होती है, इस शर्त को सिर्फ और सिर्फ कोई रैखिक फलन ही पूरा कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस शर्त का नाम ही रैखिक रूपांतरण होता है, इसको रैखिक रूपांतरण कहते हैं। याद आता है तो कई बड़ी, हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उनमें पढ़ते हैं, तो इसको रैखिक रूपांतरण कहते हैं। ये रैखिक शर्त है, इसको कोई रैखिक समीकरण ही पूरी कर सकता है। मतलब 1 पावर वाला, कोई भी 2 पावर, 3 पावर, आधी पावर, कोई भी इसको पूरा नहीं कर सकता। सिर्फ एफ एक्स बराबर ए एक्स ही इसको पूरा कर सकता है। और हमने ए एक्स, फिर ए का मान निकाल लिया और फिर जोड़ कर लिया। और चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे f1 का मान दिया गया, f2 का मान निकाल लो। f1 x और y दोनों 1 1 रख दो, f2 का मान आ जाएगा, f2 का मान आ जाएगा 7 इंटू 2 मतलब 14 आ जाएगा।
फिर F3 निकाल लो, F4 निकाल लो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हो आप लोग। n बराबर 1 पे 7 कौन देता है वो ट्राई करके देख लो। n बराबर 1 पर 7 ये देता है, ये आंसर हो जाएगा। बस आदत मत बिगाड़ना भाई, बाय ऑप्शन करो, क्योंकि इतना आसान हो जाता है ना बाय ऑप्शन से, फिर आदमी को ये सब बकवास लगने लग जाता है कि सब फालतू है, जो सब पढ़ रहे हैं सब मोह माया है, छोड़ो ये सब बकवास है। बस ये देखो ना, इससे बेहतर क्या है, n का मान 1 रखा, 7 आ गया, यही 7 है, और कोई 7 दे नहीं रहा, देख लो, डन। अब बाकी में देखो, यहाँ पे 1 रखने पे 7 आ रहा है, नहीं, यहाँ आ रहा है, नहीं, यहाँ आ रहा है, नहीं, यहाँ पे आ रहा है भाई, यहाँ आ गया, मरवा दिया, इसमें आ गया, सी आ गया, यहाँ थोड़ा मरा दिया। यहाँ फिर एक कंडीशन और बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस हिसाब से सी भी काम कर रहा है, सी में भी n का मान 1 रखने पर 7 आ रहा है, तो ये क्लोज बना दिए ऑप्शन। बस यही मैं कहता हूँ, बाय ऑप्शन में ये दिक्कत होती है कि ऑप्शंस को क्लोज बना देगा ना तो मरवा देगा। ऑप्शन कई बार तो इतने क्लोज बना देता है बनाने वाला, जो पेपर बनाता है, जैसे IIT में मैं बताता हूँ, वहां पे यही करते हैं वो लोग, चारों ऑप्शन पे आएगा आपको, आप 1 रख के 7 आएगा ना, चारों पे आएगा, यहाँ तो 2 पे आ रहा है, वहां पे चारों पे आएगा, ट्राई कर लो, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास ऑप्शन के लिए, आपको मेन तरीका लगाना ही पड़ेगा, ऑप्शन आपकी मदद नहीं कर सकता, जुगाड़ आपकी मदद नहीं कर सकता। तो वो जो टाइम बर्बाद होता है वो, और ऑप्शन चेक करने का जो समय बर्बाद होता है वो, और इसका आवर्तकाल बताइए, पीरियड बताइए, आवर्तकाल बताइए। आवर्तकाल, इनका आवर्तकाल क्या होगा, इनका आवर्तकाल क्या होगा। log x नहीं करता अनिल, log x नहीं करता, log x नहीं करता, log x इस शर्त को पूरी करता है, जब ये शर्त होते हैं ना, f(x) गुणा y बराबर f(x) प्लस f(y), क्योंकि log जो होता है वो गुणा को जोड़ में बदलता है, इस शर्त को log x पूरी करता है, अगर ऐसा है तो वो a log x होगा। इसके लिए फर्क है, उसमें फर्क है, उसमें बीच में प्लस है, f(x) प्लस y है। है ना, ये अलग अलग फलन है, एक फलन ये होता है जो जोड़ को गुणा बनाता हो, जोड़ को गुणा बनाता हो, f(x) प्लस वाई बराबर, जिसमें पहले जोड़ हो और बाद में गुण आ जाए, इस शर्त को पूरा करने वाला फलन होता है a की पावर x। ये अलग अलग खास बातें हैं अलग अलग फलनों की, ये प्लस को गुणा बना देता है, f(x) प्लस वाई बराबर होता है f(x) xy। इसके अंदर देखो, आवर्तकाल पे आते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, y बराबर साइन 6 पाई को अलग अलग कर दो, 2/6 पाई t प्लस 3/6 पाई 1/2 पाई। अचर पदों का कोई महत्व नहीं होता, बस जो x या t के साथ जो गुणा है उसे ले लो, वो a। साइन का आवर्तकाल हमारा होता है, साइन का आवर्तकाल 2 पाई होता है, तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा 2 पाई बटा मोड ऑफ a, लेकिन a प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 पाई बटा 2/6 पाई, ये ऊपर आ गया 2 पाई गुणा 6 पाई बटा 2, 2 से 2 कट गया, 6 पाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये जो नियतांक होते हैं इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर साइन के साथ ax प्लस b है तो इसका जो आवर्तकाल होगा वो होगा 2 पाई बटा मोड ऑफ a, जो x का गुणांक है उसका आवर्तकाल 2 पाई में भाग दे दो, वो आंसर हो जाएगा।
तो आंसर हो गया 6 पाई स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पे क्लास को विराम करते हैं और बाकी जो है वो आगे लेंगे। शाम वाली, रात वाली यूट्यूब वाली क्लास तो रहेगी और 4 साढ़े 4 बजे अगर क्लास होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर क्लास होती है, टाइम बचता है मेरे पास आज, तो मैं क्लास 4 बजे वाली क्लास जो शेड्यूल कर दूंगा। ठीक है, बाकी फिर रात को मिलते हैं, नहीं तो यूट्यूब वाली क्लास ग्रुप थ्योरी के अंदर। ठीक है, ओके। हाँ, इवनिंग वाली बता रहा हूँ, 4 बजे वाली। अगर मेरे पास टाइम रहता है तो 4 बजे वाली मैं शेड्यूल कर दूंगा, वरना 8 बजे वाली क्लास है उसमें मिलते हैं। ठीक है।